नमस्कार दोस्त, मैं मनीष वर्मा, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। आज इस टॉपिक में बात करेंगे हम डेमोक्रेसी के बारे में। आखिर ये डेमोक्रेसी होता क्या है, इससे पहले बता देता हूँ ये टॉपिक स्पेशली मैं किस पर्पज से बना रहा हूँ और किसके लिए बना रहा हूँ। जो एमए पॉलिटिकल साइंस से कर रहे हैं भाई, याद रहे हमारी जो सीरीज चल रही है मैं उसको कंटिन्यू कर रहा हूँ। जो एमए पॉलिटिकल साइंस कहाँ से कर रहे हैं, इग्नू से कर रहे हैं, डीयू से कर रहे हैं। ऐसे इग्नू का दोस्त सेकंड चैप्टर, ये सेकंड चैप्टर इग्नू का, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर व्हाट इज पॉलिटिकल थ्योरी मैं ऑलरेडी कंप्लीट करवा चुका हूँ। नहीं देखा आपने, जरूर देख लेना, लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है। ये सेकंड चैप्टर है हमारा जिसका नाम है डेमोक्रेसी, डेट मीन्स लोकतंत्र। और अगर आप बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स से कर रहे हो तो सेकंड सेमेस्टर में आपको ये टॉपिक पढ़ना होता है डेमोक्रेसी, तो आप इस वीडियो को एंड तक देखना। मैं आज के इस वीडियो के अंदर जो कंसेप्चुअल पार्ट है इस टॉपिक का मैं वो क्लियर करूंगा। अगर आप कंसेप्ट को समझ गए ये टॉपिक आपके लिए हलवा हो जाएगा और चुटकी में समझ जाओगे। चलिए दोस्त, हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। डेमोक्रेसी क्या होता है, ये सब बेसिक बातें जो है कि चुनाव करके हम जनता चुनाव करती है और चुनकर आते हैं, वो देश को चलाते हैं, ये जो बेसिक बात है ये सब हम सब जानते हैं। लेकिन हम उस टॉपिक पर आते हैं कि लोकतंत्र की शुरुआत आखिर हुई कैसे। तो इसको हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं, तब हमें समझ में आएगा अच्छा ये है चीज़ है डेमोक्रेसी। अब हम डोरेमोन के दोस्त उस गैजेट पे बैठते हैं जिसको हम टाइम मशीन कहते हैं और चलते हैं एक बार एरिस्टोटल के टाइम पीरियड के अंदर। लगभग ईसा पूर्व के लगभग 300 ईस्वी पूर्व से के आसपास की बात कर रहा हूँ मैं, यानी कि ईसा से 300 ईस्वी है, ईसा से 300 साल पहले। अब उस टाइम पीरियड के अंदर जब एक, आप समझ सकते हो, मान लो कोई एक स्टेट है, जैसे कि आज हम स्टेट कहते हैं बिहार, यूपी, झारखंड, ये सब कितने बड़े बड़े स्टेट हैं और कितनी बड़ी बड़ी पॉपुलेशन है इनकी। तो स्टार्टिंग में जब देखा गया जैसे कि ग्रीक जिसको पहले यूनान कहा जाता था मेरे दोस्त, अब वहीं से इन सब की शुरुआत मानी जाती है, जहाँ के हैं एरिस्टोटल, प्लेटो, ये सब सुकरात वगैरह बिलोंग करते हैं वहीं से। अब देखा गया ये कि वहाँ की जो पॉपुलेशन है वो भी कम हुआ करती थी और वहाँ की जो स्टेट है जिसको पोलिस कहा जाता था दोस्त, यूनान की जो स्टेट है जिसको ग्रीक कह रहे हैं, पोलिस कहा जाता था। जैसे कि आज यूपी बिहार नाम है और उस समय उनका नाम एथेंस स्पार्टा हुआ करता था। नाम बस अलग है ना। हाँ, लेकिन आज के कंपैरिजन में काफ़ी छोटे छोटे हुआ करते थे वो, ऐसे नहीं कि बहुत बड़े बड़े, छोटे छोटे हुआ करते थे, लेकिन एथेंस स्पार्टा काफ़ी फेमस है। यहाँ ही से दुनिया के अंदर डेमोक्रेसी की शुरुआत हुई, स्पार्टा वगैरह से, जहाँ से बिलोंग करता है भाई आपका एरिस्टोटल वगैरह। क्योंकि जब हम पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ रहे हैं उसमें एरिस्टोटल का नाम ना आए तो मुझे लगता है कि दोस्तों टॉपिक हमारा अधूरा रह जाएगा। इसलिए इसकी शुरुआत करते हैं हम कि डेमोक्रेसी का एक्चुअल मीनिंग क्या है, इसकी शुरुआत हम एरिस्टोटल से ही करते हैं। जानते हैं दोस्त कि एरिस्टोटल ने क्या किया। देखो भाई, जब भी हम कोई भी नया टॉपिक समझने की कोशिश करते हैं या जब भी हमें कोई टॉपिक पता चले कि या ये टॉपिक हमें समझना है, तो उसकी हम तहकीकात करते हैं बहुत तगड़े तरीके से। जब तक समझ में ना आए एनालाइज करते रहते हैं। उसी में एक पागल इंसान था, पागल मतलब कि बस टॉपिक हमें किसी तरह से समझना है, एरिस्टोटल। पॉलिटिकल साइंस के अंदर एक पार्ट है दोस्त इसका, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल रिलेशन। अभी आप आगे आने वाले टाइम में पढ़ोगे इसके बारे में, अगर आपने इसको बारे में पहले पढ़ रखा है तो आपको पता होगा। तो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का भी जनक कहा जाता है इस भाई को मतलब एरिस्टोटल को। एंड अगर देखा जाए तो पॉलिटिकल साइंस का जनक तो इसको कहा ही जाता है। एरिस्टोटल ने अपने टाइम पीरियड के अंदर कि भाई शासन आखिरकार ये जो हमारा एक स्टेट है वो चले कैसे, क्योंकि उस समय स्टेट को सिटी स्टेट कहा जाता था, नगर राज्य कहा जाता था। आज हम उसको राज्य कह देते हैं। उसको चलाने के लिए कोई तरीका तो होना चाहिए। इस तरीके को सिर्फ पता करने के लिए एरिस्टोटल ने क्या किया, दुनिया के लगभग 158 कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ना स्टार्ट किया। ध्यान रखना भाई, क्या कह रहा हूं मैं, दुनिया के लगभग 158 संविधान को इसने पढ़ डाला, सिर्फ ये पता करने के लिए कि सबसे अच्छी शासन की व्यवस्था कौन सी है। अब भाई जब इसने ये पढ़ लिया तो हम अपनी क्लास की बुक नहीं पढ़ सकते भाई। हमारे देश के अंदर किसी ने बनाया, बहुत कम लोग हैं पूरे संविधान को पढ़ेंगे। इसने 158 देशों के संविधान को पढ़ डाला। अब इतने सारे ग्रंथों को पढ़ने के बाद अरिस्टोटल ये समझ में आया इसको कि देखो भाई, हमने इतने संविधान तो पढ़ लिया है, लेकिन हमें सिर्फ यही समझ में आया कि पूरी दुनिया के अंदर से 3 ही प्रकार की शासन व्यवस्था है। और दोस्त रियलिटी ये है कि इन 3 प्रकार की शासन की व्यवस्था जो बताया अरिस्टोटल ने अपने टाइम पीरियड में, ईसा से 300 साल की पहले की बात कर रहा हूँ,
इन 3 के अलावा आज तक इन प्रेजेंट टाइम में भी कोई सा भी नहीं आ पाया है। यही 3 है। हाँ, इसको अलग अलग नामों जाना जाता है, लेकिन यही 3 है। अब कौन कौन सा इसने बताया भाई अरिस्टोटल ने? सबसे पहला इसने बताया जहाँ पे एक बंदे का शासन होता है। किसका? एक बंदे का शासन। एक ही बंदा पूरा देश को चला रहा होगा, जिसको आज हमने मोनार्की सिस्टम का नाम दे दिया। क्या कह दिया? मोनार्की। डेट मीन्स राजतंत्र का नाम दे दिया हमने। राजा शासन करता है और कायदे कानूनों के साथ अगर राजा कानून को फॉलो करते हुए अगर वो शासन कर रहा है तब वो राजतंत्र है। अगर वही राजा तानाशाही करने लग जाए, बदतमीजी के साथ लोगों के साथ पेश आना लग जाए, मारकाट करने लग जाए, तो क्या होगा? फिर वो अधिनायकवाद बन जाएगा, डिक्टेटरशिप बन जाएगा। लेकिन मैंने क्या बताया आपको कि नाम चेंज कर सकते हैं, लेकिन राजतंत्र इसने पहला रूल बताया, जिसमें क्योंकि राजतंत्र में एक ही व्यक्ति शासन कर रहा है और डिक्टेटर जब वो राजा बन जाएगा तो उसमें भी एक ही राजा तो होगा भाई। इसलिए पहला इसने जो शासन बताया, बोला एक बंदे का शासन। दूसरा इसने बताया कि कुछ लोगों का शासन, जो गणमान्य लोग होते हैं सोसाइटी के, या कुलीन जिनको कह सकते हो, या पैसे वाले लोग, या बुद्धि के बलशाली लोग कह सकते हो, जो पढ़े लिखे है ना, उनको थोड़ा तजुर्बा है थोड़ा पॉलिटिक्स का, जिसको एरिस्टोटल ने एरिस्टोक्रेसी का नाम दिया। एरिस्टोक्रेसी का मतलब होता है दोस्त कुलीन तंत्र, और इस कुलीन तंत्र का मतलब क्या हुआ कि समाज के कुछ ही ऐसे लोग है ना, गिने चुने जैसे इसमें एक लोग हैं तो इसमें कुछ लोग, 2-4 लोग मान लो, 5-6 लोग मान लो, जो पूरे राज्य को चलाएंगे। तो इसमें क्या है? कुलीन तंत्र। डेट मीन्स एरिस्टोक्रेसी। एरिस्टोक्रेसी यानी कि कुछ लोगों का शासन, एक लग को शासन, कुछ लोगों का शासन। और इसके बाद आपका आता है दोस्त नेक्स्ट, जो तीसरा इसने बताया, वो इसने बताया बहुत लोगों का शासन है। बहुत लोगों का शासन, जिसको आज हम कहते हैं डेमोक्रेसी। जरा सोचिए एक बार, इसने थर्ड सिस्टम पे रखा डेमोक्रेसी यानी कि लोकतंत्र। और लोकतंत्र के अंदर क्या होता है, अरिस्टोटल ने कहा कि इसमें क्या होता है कि इसमें सभी लोग शासन खुद ही कर रहे होते हैं। जनता क्या कानून बनाना है, वो कानून बनाने के लिए खुद ही पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं और खुद ही वो डिसीजन ले रहे होते हैं, खुद ही उसको इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं। ये इसने डेमोक्रेसी का नाम दिया। जब इसने यहाँ पे ये बात कही तो इससे ये तो बात साबित हो गया, अरिस्टोटल ने जो कहा कि खुद ही पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं और खुद ही सब कुछ कर रहे होते हैं, इसलिए इस बात को डायरेक्ट डेमोक्रेसी के साथ जोड़ के देखा जाने लग गया। किससे? डायरेक्ट डेमोक्रेसी। तो यहाँ पे 2 थ्योरी निकल कर आ गई डेमोक्रेसी की। एक डायरेक्ट, जो किसने? अरिस्टोटल ने कहा प्रत्यक्ष लोकतंत्र, जहाँ पर जनता खुद ही शासन कर रही है, अपना सभी शासन करते हैं। बहुत लोगों का शासन, कुछ लोगों का शासन, एक लोग का शासन, सिर्फ एक बंदे का शासन, कुछ बंदों का शासन और बहुत सारे बंदों का शासन। समझ सकते हैं सर? यानी सभी लोगों का शासन। मैं आपको इजीली कंसेप्ट समझा रहा हूँ, अगर एक बार समझ गए दोस्त टॉपिक हलवा हो जाएगा, कसम से कहता हूँ भाई। मैं थोड़ा अपने तरीके से आपको समझा रहा हूँ, बुक लैंग्वेज तो भाई घुसते रहते हैं उसमें हमेशा। तो डेमोक्रेसी। हाँ, एक बात आपको और ध्यान रखना है, इस एरिस्टोटल ने देख लो भाई, इसने बोला ना कि लोकतंत्र भीड़ तंत्र है, यहाँ पे भीड़ लग जाता है क्योंकि बहुत लोगों का शासन है, इसलिए ये इन तीनों में से कोई सा भी शासन स्टेबल नहीं रहेगा। वाह भाई, अरे अरिस्टोटल भाई बहुत ज़्यादा पढ़ लिया है, लेकिन बात भी सही बताई भाई है। लेकिन आज क्या है कि देखा जाए तो इन तीनों में ही जो सबसे बेहतर शासन व्यवस्था है वो लोकतंत्र को माना गया। इसकी अपनी कुछ कमियां रह सकती है डेमोक्रेसी की, लेकिन इसको ही सब अपना रहे हैं और इसको सबसे अच्छी शासन भी कहा गया। इसमें क्या होगा दोस्त, लोकतंत्र के अंदर जैसे कि अरिस्टोटल ने कहा स्टार्टिंग में कि हम ये पूरे स्ट्रक्चर समझते हैं पहले एक बार, मजा आएगा आपको। देखिए, एक लोग का शासन होगा, एक बंदे का शासन होगा। तो ये एक बंदा शासन कर रहा है, ठीक है, अब ये शासन कर रहा है। अब जब इसके जो साथीगण होंगे वो राजा से चिढ़ने लग जाएंगे, जलने लग जाएंगे, साला वो विद्रोह कर देंगे। और जब वो विद्रोह करेंगे वो कुछ ही लोग तो होंगे भाई, वो आ जाएंगे अब एरिस्टोक्रेसी का शासन, राजा को वो उखाड़ के फेंक देंगे। तो जब राजतंत्र है तो राजतंत्र चल रहा है, एक बंदे का शासन है। जब ये कुछ लोग मिलकर राजा उखाड़ के फेंक देंगे तो कुछ लोगों का शासन आ जाएगा। अब इन कुछ लोगों से पूरी जनता तंग आ जाएगी। अब पूरी जनता मिलकर इनको उखाड़ के फेंकेगी तो डेमोक्रेसी आ जाएगा। अब डेमोक्रेसी आ गया। अब डेमोक्रेसी से फिर से कोई एक बंदा से निकलेगा जो पूरी देश पे कब्जा कर लेगा। कोई हिटलर तो होबे करेगा भाई, कहीं नहीं होगा, हिटलर भी होगा, मुसोलिनी भी होगा। फिर से हम वापस उसी तंत्र पे आ जाएंगे, मोनार्की पे आ जाएंगे। फिर ये होगा, फिर ये होगा। इसने एक साइकिल बना दिया। देखो रिसाइकिल क्या होता है, या इकोसिस्टम, पहले इधर फिर इधर, यानी कि दोस्त पहले ये सिस्टम, घटना घटी, फिर ये घटना, फिर
फिर वापस ये, फिर वापस ये। मैं समझाना क्या चाहता हूँ, मुझे लगता है कि दोस्त आप समझ गए होंगे कि एरिस्टोटल ये कहना चाहता है कि इन तीनों में से ही कोई सा भी शासन स्टेबल नहीं है। वो इन्हीं चीज़ों को, यानी कि एक स्टेबल रूलिंग को जो सिस्टम है उसको ही स्टडी करने के लिए सिर्फ इसने 158 कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ डाला। लेकिन जब इसने ये तीनों को बताया, इसमें भी इसने ये कहा कि ये कोई भी सा भी स्टेबल नहीं है। लो भाई, इसमें भी दोस्तों कोई स्थिरता नहीं पाई गई, समझे दोस्त। और ये हमेशा बनते बिगड़ते रहते ही हैं, ये एरिस्टोटल का कहना था। तो यहीं पे क्या हुआ दोस्त, डेमोक्रेसी के दो पार्ट्स निकल कर आ गए, जैसा आपको मैंने ये बताया, डायरेक्ट डेमोक्रेसी, और आज जो हम देखते हैं वो है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। क्योंकि डायरेक्ट डेमोक्रेसी जैसे कि स्पार्टा हो गया, उसकी जनसंख्या मैं बताऊं दोस्त उस टाइम तो लगभग 4 से 5 हज़ार के आसपास हुआ करती थी। टाइम बीता, पॉपुलेशन बढ़ते चले गई। अब सोचो जरा एक बार कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी की जो बात एरिस्टोटल ने कही, या दोस्त जैसे कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी हुआ करता था स्पार्टा के अंदर, अगर कानून बनाना हो, कोई लॉ मेकिंग का काम है तो सभी लोग आके बैठेंगे और कानून बनाएंगे। अगर किसी के साथ जस्टिस वगैरह या यानी कि एग्जीक्यूटिव का काम, पार्लियामेंट का काम और जुडिशरी का काम, ये तीनों ही काम एक साथ जनता खुद करती है। जरा सोचो, अगर यही चीज़ सेम चीज़ अगर इंडिया में इम्प्लीमेंट कर दिया जाए अभी आज के समय में, एक इमेजिन करो, इमेजिनेशन कर सकते हैं भाई, ये कल्पना कर सकते हैं हम, तो क्या होगा। यहाँ पे दोस्त लगभग 132 करोड़ से ज़्यादा की आबादी को अगर एक साथ बिठा दिया जाए, और ये पॉसिबल है क्या, एक साथ बिठा सकते हैं। अब चलो मान लेते हैं हम ये भी बिठा भी दिया है ना, और बिठाने के बाद अगर डिसीजन के लिए चलो भाई बोले जाए कि चलो भाई अपने आप विचारे रखो, बोले स्टार्ट करूँ, किसकी बात सुन लेंगे भाई, 132 करोड़ एक करके किसकी बात सुन लेंगे। तो ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल नहीं है। आज एक पूरे देश की बात कहाँ यार, हम छोटे से अगर दोस्त अगर एक शहर भी देखा जाए तो बहुत बड़ी पॉपुलेशन होती है, ये पॉसिबल नहीं हो पाया। इसलिए एक नया निकल कर आ गया, उसका बोला गया इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, अर्थात अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। और यही इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी आज हमें देखने को मिलता है, क्योंकि जनता खुद नहीं, जनता के द्वारा जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, जो चुने हुए नेता हैं, वही शासन करते हैं। तो दो चीज़ यहाँ पे आपको समझ में आया, और एरिस्टोटल ने क्या कही, क्या बातें कही, यहाँ से दोस्त हम समझ सकते हैं कि डेमोक्रेसी की जो बातें हैं वो निकल कर आई। और ऐसा कहा जाता है कि पूरी दुनिया के अंदर यूनान से ही डेमोक्रेसी की शुरुआत हुई, स्पार्टा से, और पूरी दुनिया में जैसे यूरोपियन कंट्रीज़ में फैला। और आपको तो पता है यार कि यूरोपियन, जैसे कि ब्रिटेन क्या कहता था, हम दुनिया को शासन सिखाने के लिए जाते हैं और उनको गुलाम बना लेते हैं। इंडिया में आए, वही आए थे, यही तो कहकर आए थे इंडिया में, यार हम इनको सभ्य बनाएंगे, ये साले सभ्य हैं इंडियन लोग, हम इनको सभ्य बनाएंगे, यहाँ पे शासन का तरीका सिखाएंगे, लो भाई गुलामी। अफ्रीकन कंट्रीज़ के अंदर वो यही बहाना जाकर थोपते थे, हम तो सभ्य बनाने आए हैं इनको, और उनका दवा के दोहन क्या करते थे। तो यूरोपियन लोगों को ये लगा कि ये इनकी जननी है। और एक चीज़ दोस्त ध्यान रखना, भारत के अंदर भी मौर्य साम्राज्य के टाइम से ही है, देखा जाए तो दोस्त वहाँ पे गणतंत्र, रिपब्लिक का नाम सुना है हमने, रिपब्लिक हुआ करता था, गणतंत्र है। तो इस तरीके से हम ये नहीं कह सकते कि राजतंत्र का जो सिस्टम है ये तो इंडिया में देखा गया है समय समय के साथ। तो यूनान से इसकी जननी या यूनान से इसका पैदा होना, पूरी दुनिया के अंदर फैल जाना, ये एक जो टॉपिक यहाँ पे आपको समझने में थोड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट कर सकता है। लेकिन यहाँ पे आपको सिंपल ये समझना है कि इस टॉपिक को इस तरीके से एलोबरेट किया जाता है कि पूरी दुनिया के अंदर लोकतंत्र का पार्ट जो सिखाया गया है वो यूरोपियन, डेट मीन्स यूनान से सिखाया गया है। चलिए अब बात करते हैं हम डेमोक्रेसी की। तो मैंने आपको यहाँ पे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों ही बता दिया एक साथ ही कि कैसे यहाँ पे निकल कर आया और एरिस्टोटल के क्या इस पे विचार रहे। अब हम आगे ये समझते हैं कि डेमोक्रेसी के डायरेक्ट जो है और जो इनडायरेक्ट है ये कहाँ पे क्या रहा है। ऐसे इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं फिर भी आपको बता देता हूँ। जैसे अभी आपको बताया कि डायरेक्ट जो है वो ग्रीक्स में जैसे है ना, स्पार्टा एथेंस में जो इलेक्शन हुआ करते थे, सभी लोग बैठकर अपना खुद कानून बनाने करते थे, ये वाला सिस्टम सेम रहा है यहाँ पे। और इनडायरेक्ट का एग्जाम्पल हमें मिलता है रोम के अंदर, जब रोम रिपब्लिक स्थापित हुई, ऑटोमन एम्पायर, सुना होगा आपने नाम। तो रोमन्स में इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी का एग्जाम्पल हमें मिलता है, तो ये सिंपल याद कर सकते हो यहाँ पे आप। लेकिन टाइम बीतता चला गया और जब हम मॉडर्न पीरियड के अंदर आ गए, तो मेरे दोस्त मॉडर्न पीरियड के अंदर आने के बाद हुआ क्या, इस टाइम में पॉपुलेशन भी बढ़ते चले गई, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में चेंजेस आया और ये टॉपिक थोड़ा जटिल कॉम्प्लेक्स होता चला गया। इसी बीच में एक हीरो की एंट्री हुई जिसकी डेफिनेशन के ऊपर दुनिया ने बोला वाह भाई बड़ा मजा आ गया, बहुत अच्छी डेफिनेशन अब्राहम लिंकन ने दे दी भाई।
इनकी डेफिनेशन कुछ यूं रही कि गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, यही डेमोक्रेसी है। और इन्हीं डेमोक्रेसी की जो कह सकते हो कि यार इससे सटीक, ऐसे डेफिनेशन तो बहुत सारे आए, लेकिन इससे सटीक डेफिनेशन अब तक कोई नहीं माना गया, और यही डेफिनेशन आज तक चलती आ रही है। गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, लोगों का शासन होगा, अब जनता खुद ही शासन करेगी। अगर मैंने किसी को वोट दिया है, डेट मीन्स उसको मैं पसंद करता हूँ, इसलिए मैंने उसको वोट दिया है। और अगर मैंने उसको चूज़ किया है, तो अगर वो कुछ भी काम करता है देश के लिए, कोई भी काम करता है, समझ लो वो काम मैं कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने उसको भेजा है। समझे? अब जनता की मान्यता मिलना ही लोगों का शासन होता है। दोस्त, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, जनता के द्वारा शासन हो रहा है। यहाँ पे दोस्त 18 साल से या जो भी एज कैटेगरी जितने भी कंट्रीज़ है भाई, सबके अंदर अलग अलग है। तो देखा जाए तो मेनली दोस्तों 18+ जो भी है वो वोटिंग का सिस्टम है, बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के। कास्ट, रिलीजन, जेंडर, किसी भी दोस्त तरीके से वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। वो वोटिंग कर सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं इलेक्शन के अंदर, वो अपने नेताओं का चुनाव कर सकते हैं। एंड गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। फॉर द पीपल का मतलब क्या हुआ है? फॉर द पीपल का मतलब जनता के लिए। यानी कि आज मैं YouTube चैनल किसके लिए बना रखा हूँ? सिर्फ आपके लिए। सरकार किस लिए बन रही है? आपके लिए। यानी कि सरकार बन जाना ही नहीं है, अभी सरकार तो हमने चुन लिया भाई। सरकार अब आपके लिए, गवर्नमेंट जो अब आपके लिए काम करेगी वो आपके लिए बेटरमेंट के लिए करेगी। सुशासन की सरकार, गुड गवर्नेंस, समझ में आप सभी को? यानी जनता के लिए, जनता की भलाई के लिए, उनकी दोस्त चाहे हेल्थ के लिए, एजुकेशन के लिए, फंडामेंटल नीड्स के लिए, या उनके डेवलपमेंट के लिए, जनता के लिए काम करना ही है, जनता के लिए शासन कहलाता है। यहाँ पे एक चीज़ तो समझ में आ गया हमें इनकी डेफिनेशन से, और इसको ही सटीक एग्जाम्पल या कह सकते हो कि सटीक डेफिनेशन माना गया डेमोक्रेसी का, और मॉडर्न टाइम पीरियड के अंदर ये कहा गया। लेकिन जैसे हमेशा हम पहले 10th क्लास, अगर हम देखा जाए तो पहले सेकेंडरी लेवल पे आते हैं, 10th क्लास, और 10th क्लास पास कर लिया अरे तरीके, फिर 12th क्लास पास कर लेते हैं, 12th कर लियो बट्टे वाह भाई के, और उसके बाद जब हम ग्रेजुएशन कर लेते हैं, अरे भाई बच्चा ग्रेजुएशन कर रखा है भाई, क्या दिक्कत है। तो हम 3 स्टेप पे जाते हैं ना पहले, अब उसके बाद ग्रेजुएशन के बाद आप कुछ भी करो, मास्टर्स कर लो या शादी कर लो या बच्चे कर लो, जो आपकी मर्जी, डेट्स अप टू यू। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ तो है कि हम 10th, 12th और ग्रेजुएशन, ये 3 चीज़ तो भाई नॉर्मली आज सब कोई करता ही है। तो ये 3 लेवल है हमारा, 3 लेवल है। ऐसे ही थ्योरीज ऑफ डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी की दोस्तों थ्योरीज है। अब इन थ्योरीज को पढ़ने का मतलब है कि लेवल्स पढ़ना, कि फर्स्ट लेवल पे डेमोक्रेसी में क्या होना चाहिए, सेकंड लेवल पे क्या होगा, और थर्ड लेवल पे क्या होना चाहिए। तो ऐसा ही डेमोक्रेसी के 3 लेवल हैं। उन 3 लेवल्स को मैं आज समझाता हूँ, पहले आपको ब्रीफ में। क्यों? क्योंकि मैंने इसको डीपली समझा रखा है। मैं भी बताऊंगा इस वीडियो के एंड में कि आपको करना क्या है। चलिए पहले दोस्तों हम इस टॉपिक को समझते हैं। देखिए, सबसे पहले हुआ क्या कि कोई भी हम कोई गेम खेल रहे हैं, मान लो क्रिकेट खेल रहे हो या खो खो खेल रहे हो या पोको, जो आप जो भी खेल रहे हो यार, तो उसका एक रूल होता है। अब बिना रूल के वो गेम नहीं रहेगा। ऐसे ही जब भी कोई इलेक्शन होगा तो उस इलेक्शन के लिए भी एक रूल होना चाहिए। चलो भाई, रूल भी बन गया। अब हुआ क्या भाई, प्रोसीजरल डेमोक्रेसी का यहीं पे होता है विकास, जब बात आती है रूल की। किसकी? प्रोसीजरल डेमोक्रेसी की। फिर से बताना भाई, किसकी? प्रोसीजरल डेमोक्रेसी की। प्रक्रियात्मक लोकतंत्र की जो सबसे पहला स्टेप है मेरे दोस्त, वह है प्रक्रियात्मक लोकतंत्र। यानी कि एक प्रोसीजर के तहत इलेक्शन होता है, जिसमें वोटिंग देना, वोट कौन देगा, वोट इलेक्शन कैसे कंडक्ट करवाया जाएगा, उसके रिजल्ट है, उसके क्या क्या सिस्टम, एक सिस्टमेटिक वे में एक इलेक्शंस का एक अपना एक प्रोसीजर होता है। उस प्रोसीजर पे लेकिन हुआ क्या है दोस्त, आज के इस टाइम पीरियड के अंदर लोकतंत्र का मतलब जो है ना, एक सटीक तरीके से लोग समझ नहीं पाए। लोकतंत्र में लोगों ने ये सोच लिया कि चुनाव होना ही सिर्फ लोकतंत्र है, जबकि दोस्त चुनाव होना ही सिर्फ लोकतंत्र नहीं है। एक चीज़ ध्यान रखना, हाँ ये किसका पार्ट जरूर हो सकता है। लोगों ने सिर्फ इलेक्शन को ही इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे दिया कि इसको ही लोकतंत्र समझ लिया, और आज सिर्फ लोकतंत्र में चुनाव होता है, चुनाव। और दोस्तों ये ज़्यादातर उन देशों में देखा जाता है जो विकासशील देश है, जो लिटरेसी रेट है वो भी काफ़ी डाउन होती है वहाँ पे। इसका फ़ायदा नेता उठा के फुल अपना चक्का जमा लेते हैं।
प्रोसीजरल डेमोक्रेसी, एक प्रोसीजर के तहत चुनाव होना। इसमें इस डेमोक्रेसी के अंदर सिर्फ प्रोसीजर पे बल दिया जाता है, फोर्स दिया जाता है कि भाई एक प्रोसीजर क्या हो, आखिर इलेक्शन का तरीका क्या हो, बस। अब उसके आउटकम क्या निकल रहे हैं क्या नहीं निकल रहे हैं इससे कोई मतलब नहीं है इस थ्योरी का, सिर्फ प्रोसीजर पे। इसको बोलते हैं प्रक्रियात्मक लोकतंत्र, प्रक्रिया के तहत लोकतंत्र, है ना। प्रक्रिया क्या होगी उसकी, उसका प्रोसीजर क्या होगा, जिसमें सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन पे ही दोस्त ये जोर दे रहा है, बस सिर्फ इलेक्शन पे। सोचो भाई, और इसीलिए आज भी हमारे कंट्री में क्या है, जब चुनाव आता है तो देशभक्ति जाग जाता है, हमारा चुनाव आया है, ये भारत का लोकतंत्र का पवित्र है क्या पावन पर्व आया है, हम वोट देने जा रहे हैं। भाई एक साल में 10 बार चुनाव करवाने से अच्छा है लोकतंत्र का सटीक मतलब पता होना। अब ये मतलब जब पता होता है तो हृदय की गहराई से आपका मतलब समझ में आता है कि लोकतंत्र में जनता की भागीदारी हो कितनी रही है, क्या जो कानून बन रहे हैं वो जनता की भलाई के लिए बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। आपने इलेक्शन के अंदर पार्टिसिपेट किया, बहुत अच्छा, आपने वोट दिया, बहुत अच्छा, लेकिन जो चुन कर आए हैं वो आपके लिए कितना अच्छा कर रहे हैं ये आपको पता है? नहीं पता है ना जी। तो डेमोक्रेसी का एक्चुअल मीनिंग क्या है कि आपको ये महसूस ना हो कि जिसको मैंने चुनकर भेजा है साला वो दोगला है, वो गद्दार निकला। डेट मीन्स आपको ये महसूस हो कि जो कानून बन रहे हैं वो मैं ही बना रहा हूँ, जो कानून बन रहे हैं उसको मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, वो मैं ही डेलिब्रेट करके, मैं ही उसको प्रोसीजर के तहत सब कुछ करके मैं ही उसको इम्प्लीमेंट करवा रहा हूँ। जनता को बेगानेपन का महसूस ना होना ही लोकतंत्र की एक सच्ची जो डेफिनेशन है। सच बताऊँ तो मैं आप सभी को। नेक्स्ट, पहला तो ये स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप, जब प्रक्रियात्मक पे दे दिए गए जोर, है ना, तो अब आता है भाई डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी पे। यहाँ पे तो सिर्फ प्रक्रिया पे, सिर्फ प्रोसीजर पे ही ना जोर दे रहे थे भाई, इलेक्शन पे ही नहीं। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, सेकंड स्टेप पे आते हैं। अभी 10th पास कर लिया हमने, अब हम 12th में आ गए हैं, तो 12th में आने में थोड़ी मैच्योरिटी आ जाती है ना, तो हम बातचीत कर सकते हैं, थोड़ा हम डेलिब्रेट करेंगे। अब विमर्शी लोकतंत्र, कौन सा लोकतंत्र? विमर्शी लोकतंत्र। अब हम विमर्श करेंगे, हमारे अंदर मैच्योरिटी आ गई है, अब हम बातचीत कर सकते हैं, टॉपिक पर डिस्कशन कर सकते हैं। अब इसमें क्या होगा, ये बात करते हैं विमर्शी पे कि कोई सा भी अगर डिसीजन लेना है तो उसमें जनता की कितनी पार्टिसिपेशन हो रही है। पार्टिसिपेट करने का मतलब है विमर्श। हर एक टॉपिक, जो भी कानून बनाना हो तो उसमें क्या हो, जनता के साथ डिस्कशन हो, जनता के साथ डिबेट हो, जनता के साथ डेलिब्रेट किया जाए, टॉपिक को डिस्कस किया जाए, देन इम्प्लीमेंट किया जाए। ये डिस्कशन पे जोर देता है कि जनता की पार्टिसिपेशन कितनी हो रही है। पहला प्रोसीजर पे बात कर रहा है, दूसरा जनता की डेलिब्रेटिव पे, यानी कि जनता के साथ विमर्श पे, कि मान लो कि मेरे को आज जीएसटी लागू करना है, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, तो जनता से पहले सुना जाए, जनता को पार्टिसिपेट करके उनको मौका दिया जाए उनको अपनी बात रखने की, क्या ये सही है या गलत है। अब जैसे कि दोस्त आपने सुना होगा, जब दामनी केस वाला मुद्दा हुआ था तो उस टाइम फांसी वाली बात हुई थी, एंड तो उसमें मेल्स के थ्रू लोगों से बहुत जवाब मांगे गए थे और कई लाख करोड़ों में दोस्तों मेल्स आए थे। तो ये एक कह सकते हैं एक डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी का ये एग्जांपल है ये। तो जनता से उन किसी भी टॉपिक पे, जो यूनिवर्सल टॉपिक है, जो पब्लिकली टॉपिक है हमारा, उस पर जनता की ही राय विमर्श करके उस टॉपिक पे देन उसको इम्प्लीमेंट करना, विमर्शी लोकतंत्र हो गया। इसके बाद दोस्त हम आते हैं, ये हमने 12th कर लिया है, अब आएंगे ग्रेजुएशन पे। अब हम ग्रेजुएशन कर लेंगे, जब हम ग्रेजुएशन कर लेंगे ना तो हम फुल जेंटलमैन बन जाएंगे। उसके बाद हम सब कुछ कर, हम काला दोस्त हम डेलिब्रेट करें, हम सीधे पार्टिसिपेट करेंगे। अब दोस्त नेक्स्ट आ गया है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी आने के बाद डायरेक्ट डेमोक्रेसी ख़त्म हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि अब इसके अंदर क्या होगा, पहले प्रोसीजर पे जोड़ दिया गया, लोगों को डिस्कशन पे जोड़ दिया गया, डेलिब्रेट पे। अब जनता क्या करेगी दोस्त, वोट डालेगी। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी अर्थात प्रतिनिधियात्मक लोकतंत्र। सही से समझना दोस्त, जो मैं भी वर्ड बोल रहा हूँ, प्रतिनिधियात्मक, प्रतिनिधियात्मक का मतलब क्या हुआ, प्रतिनिधियों के द्वारा देश को चलाना। जनता एक तय समय सीमा के भीतर, तय समय सीमा जो भी हो, 4 साल 5 साल, जैसे इंडिया में 5 साल है, उस टाइम पीरियड के दौरान इलेक्शन करे और इलेक्शन के दौरान अपने वोट डाले और चुनकर जो नेता है वो देश को चलाए।
अर्थात संविधान के अनुसार शासन चले और जनता वोट के द्वारा चुनाव के माध्यम से अपने नेताओं का चुनाव करे, चाहे वो एमएलए हो या एमपी हो। इसको दोस्त रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी के नाम से जाना गया। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि फर्स्ट लेवल पे प्रोसीजरल डेमोक्रेसी, सेकंड लेवल पे डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी और थर्ड लेवल पे आता है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, प्रतिनिधियात्मक लोकतंत्र। आज हमारा यही चल रहा है। इन तीनों में बेहतर डेमोक्रेसी का रूल कौन सा है, क्या है, बट जो स्टेप है वो तीनों लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब ऐसा नहीं है दोस्त हम इसी लेवल पे रुक जाते और कुछ नहीं होता, आगे ये नहीं होता, ये नहीं होता, तो कैसे चलता भाई। तो तीनों ही लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट, इलेक्शन भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जैसे कि पॉलिटिकल पार्टीज का लोकतंत्र में होना एक कह सकते हो कि आत्मा है लोकतंत्र की पॉलिटिकल पार्टीज। अब लोकतंत्र बिना पॉलिटिकल पार्टीज के चल ही नहीं सकती, वैसे ही इलेक्शन के बिना लोकतंत्र हो नहीं सकता। इसलिए फर्स्ट स्टेप काफ़ी ज़रूरी है भाई, डेलिबरेट भी होना ज़रूरी है, एंड जो रिप्रेजेंटेटिव है हमारे जो देश को चलाने वाले हैं जो डिसिप्लिन के साथ है, ये भी होना ज़रूरी है। इस तरीके दोस्त ये हमारा जो टॉपिक है, ये टॉपिक हमारा थ्योरीज ऑफ डेमोक्रेसी कहलाता है। आज की इस क्लास के अंदर दोस्त हमने ये देखा कि सबसे पहले डेफिनेशन मीनिंग हमने अरिस्टोटल के टाइम से उठाया, उसके बाद हम मॉडर्न पीरियड पे आए, अब्राहम लिंकन पे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी भी समझे हम। इसके बाद दोस्त हमने तीनों ये टॉपिक समझा। इस टॉपिक को मैंने ब्रीफली इसलिए समझाया ताकि कंसेप्चुअल जो कंसेप्ट है वो आपको समझ में आ जाए। अब ये कंसेप्चुअल फैक्ट्स अगर आपको समझ में आ गया है तो दोस्त मैंने आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर इस टॉपिक के डीपली वीडियोस जो मैंने बना रखी है, मैंने उसका लिंक दिया है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा हाथ जोड़ के पैर पकड़ के, आप सब वीडियोस देखते नहीं हो मेरे भाई, वीडियोस बना रखा है मैंने, एक बार जाओ उसको देख लो एक बार, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, लाइन से देखना। जो जो टॉपिक की वीडियोस दूंगा मैं उसको टाइटल डाल के प्लस लिंक दूंगा, आपको लिंक देकर जाऊंगा इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में। आप उस वीडियो को एक एक करके देख लीजिए, टॉपिक का दोस्त धज्जिया उड़ा दोगे आप, हलवा टॉपिक लगेगा आपको। ये बड़ा मस्त टॉपिक भी है, ये मज़ा आता है दोस्त, थ्योरीज पढ़ाने में मेरा फेवरेट रहा है ये। इसलिए दोस्त आज की इस क्लास के अंदर जो भी हमने आपको पढ़ाया है, ये डेमोक्रेसी का दोस्त वही पार्ट है जो आप एमए पॉलिटिकल साइंस के लिए पढ़ रहे हो एंड बीए पॉलिटिकल साइंस के लिए। किसी भी टॉपिक को समझने में दोस्त आसान तभी होता है जब उस टॉपिक का हम कंसेप्चुअल पार्ट समझ जाते हैं। चलिए दोस्तों, आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। ये वीडियो कैसे लगी मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। नीचे जो मैंने वीडियो का लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वो आपको ज़रूर देखना है। एमए क्लासेस मैं हमेशा ले रहा हूँ, तो इग्नू के और भी स्टूडेंट्स को बताना है आपको, ताकि वीडियो शेयर हो। जितना ज़्यादा लोग वीडियोस को जुड़ेंगे ना, लाइक करेंगे दोस्त, देखेंगे, मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा। कसम से कहता हूँ दोस्त, आप सबके लिए वीडियोस बनाने के लिए रात दिन पागल हो जाऊँगा, लेकिन आप देखते ही नहीं हो भाई। अरे देखो ना भाई, क्या देखें, देखने के लिए पैसा लगेगा क्या भाई? क्या आपकी शादीशुदा हो गया क्या कि आपका दबाव बनाया जा रहा है कि नहीं लाइक नहीं करना है? जल्दी से कमेंट करके बताओ एक बार वीडियो कैसे लगी। लाइक करके मेरे मोटिवेशन को बढ़ाइए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन के बगल में घंटी सा होगा उसको दबा दीजिए, बेल आइकन ऑन हो जाएगा। जब मेरी वीडियो आएगी तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। मैं एक ही बात कहूँगा, इस वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब करने के लिए और दिए गए वीडियो जो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है उसको देखने के लिए आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत।